नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो प्रयोग के आधार पर हमने शब्दों को दो भागों में विभाजित किया। पहला था विकारी और दूसरा था अविकारी। अब विद्यार्थियों, विकारी शब्द हमने चार भागों में विभाजित किए, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया थी। और विकारी शब्द उन्हें कहते हैं विद्यार्थियों जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के द्वारा परिवर्तन होता है, उन्हें हम विकारी कहेंगे, क्योंकि उनमें परिवर्तन कर सकते हैं, उनमें बदलाव कर सकते हैं। लेकिन अविकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के द्वारा परिवर्तन नहीं होता है। और अविकारी शब्दों को भी हमने चार भागों में विभाजित किया। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अविकारी शब्द जो है जिन्हें अवयव भी कहते हैं। तो अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अव्यय मतलब अव्यय जिन्हें खर्च नहीं किया जा सकता, जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसको हम देख लेते हैं। अधन व्यय। अ माने अ का प्रयोग हम अ का जो अर्थ है वो हम नहीं के रूप में लेते हैं, उनका प्रयोग नहीं के रूप अर्थ में करते हैं। और व्यय का मतलब होता है खर्च। तो जिनको हम खर्च नहीं कर सकते, जो जैसे है वैसे ही रहते हैं, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अब विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा हम थोड़ी सी पढ़ लेते हैं कि अविकारी या अव्यय शब्द कहते किसे हैं। तो अविकारी या अव्यय शब्द उन्हें कहते हैं जिनको लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर बदला न जा सके। अविकारी या अव्यय शब्द हम उन्हें कहेंगे जिनमें जो है हम परिवर्तन नहीं कर सकते, जिनमें बदलाव नहीं कर सकते, जिनमें हम विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, जो जैसे है वैसे ही रहेंगे, उन्हें हम कहते हैं अविकारी या अव्यय शब्द। मतलब इनका लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर इनको परिवर्तन नहीं कर सकते, इनको बदल नहीं सकते। अब विद्यार्थियों, जो अविकारी या अव्यय शब्द है इनको चार भागों में विभाजित किया हमने। पहला हमने कहा कि क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। अब विद्यार्थियों, कहीं कहीं पे निपात को भी इसमें अवयव मान लिया गया है या अविकारी मान लिया गया है, लेकिन जो मुख्यतः जो है वो अविकारी या अवयव चार मानेंगे, लेकिन निपात को भी हम अवयव ही मानते हैं। इसमें अब उपसर्ग है, उपसर्ग, प्रत्यय और निपात, इन तीनों को भी हम क्या मानेंगे? इन तीनों को भी हम अव्यय मानेंगे। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि अविकारी या अव्यय शब्दों के कितने प्रकार है, तो अविकारी और अव्यय शब्द मुख्यतः जो है इनके चार प्रकार है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि निपात को हम किस में रखेंगे, तो निपात को हम अव्यय में रखेंगे। लेकिन निपात को, उपसर्ग को, प्रत्यय को, इन तीनों को हम जो है अव्यय में रखेंगे। लेकिन जो मुख्यतः जो अव्यय का जो चार भागों में विभाजित किया गया है उसमें ये चार आएंगे: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब विद्यार्थियों, जो क्रिया विशेषण है उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वे अविकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। वे अविकारी या अव्यय शब्द जो किसकी विशेषता बताते हैं? क्रिया की, यानी कि क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। कैसे? जैसे चतुर बालक तेज बोलते हैं। अब इसमें हम देखेंगे चतुर, चतुर क्या है? चतुर विशेषण है। और बालक क्या है? बालक यहाँ पे कर्ता है, संज्ञा है। अब बालक की यहाँ पे विशेषता बता रहा है, तो ये चतुर बालक। अब मैं इसके आगे ये लिख दूं कि बहुत चतुर बालक। तो जैसे ही हमने बहुत किया तो ये क्या बता रहा है कि आपको पता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? हम उन्हें विशेषण कहेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहेंगे। लेकिन विशेषण की ही विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत लगा दिया, तो ये क्या बन गया? ये प्रविशेषण बन गया। अब आप कहोगे कि ये प्रविशेषण बना, तो इसकी जो विशेषता, अब मैं यहाँ पे लिख दूं बहुत तेज। अब यहाँ पे बहुत तेज लिख दिया, बहुत चतुर बालक, तो ये तो आपके हो गया प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बता। अब मैं यूँ लिखती हूँ कि बहुत चतुर बालक बहुत तेज बोलते हैं। अब बहुत तेज बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे ये जो है बोलते हैं क्या है? क्रिया है, और तेज क्रिया विशेषण है। अब बहुत जो है, बहुत लगते ही आप कहोगे कि इसको प्रविशेषण क्रिया विशेषण क्यों नहीं कहते? लेकिन प्रक्रिया विशेषण नहीं कहेंगे, इसको भी हम क्रिया विशेषण ही कहेंगे, क्योंकि एक जो क्रिया विशेषण है वो दूसरे क्रिया विशेषण की यहाँ पे विशेषता बता रहा है। तो इसको हम प्रक्रिया विशेषण नहीं कह के क्रिया विशेषण ही कहेंगे, क्योंकि ये क्रिया की ही विशेषता बता रहा है। इसलिए ये भी क्रिया विशेषण है, और बहुत मैंने लगाया ये भी क्रिया विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया है पहले कि एक क्रिया विशेषण जो है इसमें दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है।
इसलिए इसे क्रिया विशेषण ही कहेंगे। लेकिन यदि विशेषण की विशेषता बताता है तो उसे हम प्रविशेषण कहेंगे। अब विद्यार्थियों, क्रिया विशेषण जो शब्द है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ विद्वान जो है इसके निम्न प्रकार के भेद बता रहे हैं, मतलब बहुत से भेद कर रहे हैं, लेकिन मुख्यतः इसके 4 ही भेद है। हम इन सब को देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है भेद विद्वानों ने किए हैं। तो पहला है काल बोधक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थान बोधक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाण बोधक क्रिया विशेषण, चौथा है रीति बोधक क्रिया विशेषण, पांचवा है कारण बोधक क्रिया विशेषण, छठा आपके स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण, सातवां है निषेध बोधक क्रिया विशेषण, आठवां है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, नौवां है निश्चय बोधक क्रिया विशेषण और 10वां है अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण। तो विद्यार्थियों, ये जो सारे क्रिया विशेषण है, जो क्रिया विशेषण के जो रूप है, जो अलग अलग मुख्यतः प्रकार बताए हैं, उनके बारे में जो हम विस्तृत चर्चा है वो कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।